हेलो। यस सर। तो ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। ठीक है, तो उस चीज से आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, मोशनल ईएमएफ हो गया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहे हैं। मोशनल ईएमएफ हो गया था। मोशनल ईएमएफ में हम लोगों ने रोटेशंस के कुछ क्वेश्चंस करे थे। इसके बाद है हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि ये जो केस होगा हमारा वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा। ठीक है, यानी कि टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जिस भी रीजन में दिया होगा उसमें वेरी कर रहा होगा। यानी कि इस केस में बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ टाइम टी होगा। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा हो या फिर डिक्रीज कर रहा हो। तो जैसे हम इस चीज को डिस्कस करने के लिए केस ले रहे हैं कि ये जो गिवन रीजन है, इस रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और ये वेरिंग है, कांस्टेंट नहीं है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एज फंक्शन ऑफ टी है और बोल रखा है कि इंक्रीजिंग है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में इंक्रीजिंग है और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, ठीक है, ये मेटेलिक लूप है। मेटल का है। मेटेलिक होने का मतलब है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटेलिक है, कंडक्टर है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको अगर हम लोग ऐसे लूप में रखें, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी इनटू द प्लेन इंक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें एक करंट इंड्यूस्ड होगा जो कि इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाह रहा होगा। तो हम फ्लक्स लिख सकते हैं। इसका अगर रेडियस कुछ आर दिया गया हो तो हम फ्लक्स लिख के चेंज करके हम फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, यानी कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यानी कि फ्लक्स जो है इनटू द प्लेन बढ़ रहा है, तो उसको घटाने के लिए इसमें करंट ऐसा इंड्यूस हुआ होगा। करंट का डायरेक्शन ये रहा होगा। अब हमको अगर ये लूप दिख रहा है तो अपने हम करंट चैप्टर्स में पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट में कि अगर ऐसा कोई कंडक्टर है एक, इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते थे तो दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता था और इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते थे वीडी स्पीड से, और हम लोगों ने बोला करते थे कि करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। यानी कि अगर हम इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते थे, ड्रिफ्ट होना शुरू होते थे, और उनके चार्ज जो फ्लो करता था पर किसी गिवन एरिया से, तो रेट ऑफ फ्लो को हम लोग करंट बोला करते थे, और करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हुआ कर रहा था। तो यहाँ भी अगर ध्यान से देखें तो करंट ऐसा गोल गोल घूम रहे हैं, कोई बैटरी हम लगाए नहीं है लेकिन करंट घूम रहा है, इसमें ईएमएफ जनरेट हो जा रहा है। अब चूंकि ये वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ये लूप हम हटा नहीं रहे हैं, लूप ऐसा ही है, उसका एरिया हम चेंज नहीं कर रहे हैं, फिर भी करंट एक जनरेट हो रहा है।
तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे देखें, ठीक है, हर जगह पे अगर हम देखें, जैसे कि इस पॉइंट का बात कर रहे हैं या फिर इस पॉइंट का बात करें, इस पॉइंट का बात करें, तो करंट का डायरेक्शन यानी कि इससे ऐसा टेंजेंशियल हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ऐसा होगा। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको दिख रहा है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग उल्टा देख रहे हैं, वहां पे हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जन क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो चार्ज मूव करना शुरू किए, और मूव करते हुए चार्ज को हम लोग करंट बोले। यहाँ पे है कि करंट आया, तो करंट में है आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव कर रहे होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हम बोलेंगे कि हर पॉइंट पे करंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बोला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विदाउट सोर्स, सोर्स कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चार्ज से जो हम लोग जनरेट होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, वो वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रखा है, यानी कि यहाँ पे चार्ज नहीं है। तो जो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों में अंतर है, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो अंतर है। पहला अंतर तो फिगर से ही दिख रहा है, ठीक है। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इट फॉर्म्स क्लोज लूप, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। पिछला इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंजर्वेटिव इन नेचर होता है और वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। यही नहीं कि अगर हम इस लूप को हटा भी देते हैं, ऑल्सो इफ लूप इज रिमूव्ड, ठीक है, अगर वहां पे लूप नहीं होता तो एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और ये वेरिंग इंक्रीजिंग है, तो अगर हम वही जो सेंटर ले रहे हैं उसी से अगर ऐसा हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक लूप माना, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, यानी कि इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ लूप नहीं है लेकिन तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा गोल गोल सेम डायरेक्शन में बह रहा होगा, ठीक है, हर जगह पे। यानी कि हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा। ऐसे लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे एक लूप रखते हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम ये रेडियस आर कह रहे हैं और इस आर रेडियस को उसके सेंटर से कोइंसाइड करते हुए हम कोई लूप रख दें, तो उस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाते हैं और इसलिए उसमें करंट बहने लगता है। यानी कि हमने जो पहले कुछ भी पढ़ा तो उसके यहाँ से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसा हो रहा है कि उस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके रीजन में, जिस रीजन में भी वेरी हो रहा है, उसमें ऐसा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रहा है, जनरेट हो जा रहा है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जनरेटेड है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे, तो वैसे ही करंट के डायरेक्शन जैसे हम निकाल सकते हैं। अब इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है यहाँ पे प्रोड्यूस है ऐसा सर्कुलर, अगर हम कोई एक लूप रखते हैं इस शेप में मान लेते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू होंगे और करंट दे देगा। हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और पहले से जो हम लोग पढ़े हैं वो इससे ही, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इस वजह से अगर हम कोई लूप रखते हैं तो उसमें वेरी होने लगता है। तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम बोलना चाहें पॉइंट्स, ठीक है, तो फर्स्ट तो ये लिखेंगे इट कैन फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, ये एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है और ये क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है। सेकेंड, अगर ये ऐसा क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, अगर हम किसी एक चार्ज को इस लूप में घुमाएं, यहाँ से लेके घुमाते हैं, तो हर जगह पे हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्क डन फॉर क्लोज लूप यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एल फॉर क्लोज लूप जो है नॉन जीरो है यहाँ पे। यानी कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज एफ क्यू इंटू ई होता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लूप इंटीग्रल डीएल के साथ नॉन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये चीज दिख रहा है कि नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, यानी कि जो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे उसको रियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्योंकि चार्ज की वजह से जनरेट हुआ है, उसके सोर्स है जनरेट होने का कि चार्ज सोर्स था। यहाँ जो है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसमें देख रहे हैं कि क्लोज लूप फॉर्म करता है, और यहाँ से हमको दिख रहा है कि क्लोज लूप के लिए इसका वर्क डन जीरो नहीं है, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव नेचर होता है। अगर नॉन कंजर्वेटिव नेचर है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस। क्यों नहीं डिफाइंड है? तो हम लोग पहले से जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव नेचर के लिए ही डिफाइंड है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ये कंजर्वेटिव नेचर है ही नहीं, तो कंजर्वेशन है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये दो मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड में। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ करेंगे, सब कुछ वैसा ही होगा, सेम जैसा है। जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होंगे वहां पे फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक होंगे, जहाँ पे कम होगा वहां फील्ड लाइंस दूर दूर होंगे। सारा प्रॉपर्टी वही चीज है, लेकिन ये दो जो है मेजर, इसको ध्यान में रखना है। एक, ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, और उस वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये नेचर में नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है, यानी कि इसका जो वर्क डन होगा क्लोज लूप में वो जीरो नहीं होगा। और ये वाला भी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डीएल के साथ अगर इंटीग्रेशन करते हैं फॉर क्लोज लूप तो नॉन जीरो होगा। तो ये दो चीज इसके लिए ध्यान रखना है कि अगर हमको बोल रखा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट होता है, और ये क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है और नेचर में नॉन कंजर्वेटिव होता है। अब इसका कैलकुलेशन दो चीज के लिए हम लोग पढ़ना होता है, तो चीज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमको सोलेनोइड पढ़े हैं, तो हम जानते हैं कि सोलेनोइड जो होता है ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा सोलेनोइड रहता है, ये तार इसके ऊपर ऐसा कर्ल किया हुआ रहता है। मान लेते हैं करंट ऐसा अगर बह रहा हो, तो इस इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। आइडियल सोलेनोइड हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बी यूनिफॉर्म रहता है। अगर हम इसमें से करंट को आई इज वेरिंग है यानी कि आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी जो हम लिखते हैं म्यू नॉट एन आई,
तो ये भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई फंक्शन ऑफ टाइम टी कहेंगे, यानी कि टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा होगा। मान लेते हैं ये इंक्रीजिंग होगा तो ये भी इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग तो ये भी डिक्रीजिंग। अब इसी चीज को अगर हम इधर खड़े होके ऑब्जर्व करें तो हमको ऐसा दिखेगा, ऐसा सर्कुलर लूप दिखेगा और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि कुछ वेरिंग है टाइम टी के साथ। तो हमको इसी चीज के लिए मोस्टली पढ़ना है कि इसके चीज के लिए जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेडियस से, इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वेरी कर रहा होगा इनसाइड और आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। यानी कि ऐसा ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन दिया हुआ है, रीजन है। इस रीजन के लिए अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से कैसे वेरी कर रहा होगा उस चीज पे पता करें, फाइंड करें, तो एक तो इनसाइड होगा यानी कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है वेरी कर रहा है यानी कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर यानी कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा चेंज हो रहा होगा। तो उसी चीज का कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट केस ले रहे हैं, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस होगा लेस देन रेडियस हो, यानी कि यहाँ से सेंटर से अगर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे निकालना हो तो आर जो है ये चीज। तो फर्स्ट केस लेस देन का ले रहे हैं, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रीजन में दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है टाइम के साथ साथ। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि इसके सेंटर से आर दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यानी कि अगर ऐसा लूप है वेरी कर रहा है तो ऐसा एक सर्कुलर रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लूप फॉर्म कर रहा होगा, तो उस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये चीज अगर हमको पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, तो वही अपना कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करा था। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग वही चीज यूज करेंगे। क्या हम देखते हैं कि अगर ऐसा रॉड लेते थे, ये प्लस ये माइनस, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था। इसका डिफरेंस अगर लेंथ एल है तो हम लोग बोलते थे v इक्वल टू ई इंटू एल होता है, या फिर इंटीग्रेशन फॉर्म में ई डॉट डी एल होता है। ठीक है, ऐसा लिखा करते थे। तो यही चीज को यूज करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल जो होता है हमारा ऐसा आता है, तो इसी चीज को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और ये पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस लूप के लिए हम ये चीज फाइंड कर रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई लिखेंगे तो लिखेंगे डी फाइव बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं। फाई कितना होगा, तो पाई देंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी डी बाई डी, ये हमको मिल जाएगा पाई आर तो कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज हो तो डी बाई डी। तो फॉर क्लोज लूप, क्लोज लूप के लिए हम देख सकते हैं कि क्लोज लूप के लिए ई डॉट डीएल का जो वैल्यू आएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ईएमएफ हम इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर डी बाई डी टी। अगर ध्यान से देखें तो ई डॉट डीएल में चूंकि क्लोज लूप है तो डीएल वेक्टर और ई वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, तो कांस्टेंट होगा, तो ई को हम बाहर लेके इंटीग्रल डीएल लिख सकते हैं और
ये जो सर्कल सर्कमफ्रेंस तो 2 पाई r इक्वल टू पाई r स्क्वायर डी बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से मिल जा रहा है, पाई से पाई गया। फंक्शन दे रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उस हिसाब से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिल जाए। यानी कि बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि आर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और सेंटर से जैसे जैसे हम दूर बढ़ रहे होंगे वैसे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जा रहा होगा। यानी कि इस केस में हम लोग ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आगे चल के हम लोग इसी चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखेंगे। खैर ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम ऐसा बनाएंगे तो यहाँ पे जैसा दूर होगा तो यहाँ पे लाइंस ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू सेंटर, यानी कि यहाँ पे डेंसर होंगे और इधर कम। सब में जो डायरेक्शन होगा ऐसा होगा, इस तरीके का मूव कर रहा होगा। इधर की तरफ डेंस होगा, डेंस होगा क्योंकि जहाँ रेडियस बढ़ रहा है अंदर में, सेंटर से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। यानी कि इस जो बेरिंग है इस कैपिटल आर के नजदीक जब जाएंगे तो वहां पे फील्ड लाइंस डेंस होंगे। फील्ड लाइंस डेंस करने का मतलब कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा ड्यू टू दिस बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। अगर वही केस 2 का बात करते हैं, यानी कि आर ग्रेटर देन हम आर रखते हैं, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये आर है। यहाँ से हमसे बोला जा रहा है कितने दूरी पे फाइंड करना है, ये स्मॉल आर। तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स लिखेंगे तो ध्यान से देखो, फ्लक्स जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू बी, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उतने रीजन में ही है, तो हम वही एरिया लेंगे फ्लक्स लिखने के लिए। नहीं तो ईएमएफ अगर लिखना हो तो लिखेंगे डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी यानी कि पाई आर स्क्वायर डी वी बाई डी टी। फिर से वैसे ही ऑल्सो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ई डॉट टी इज पाई आर स्क्वायर डी वी बाई डी टी मिलेगा हमको। और यहाँ से हम बोल सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर, हमको इससे रेडियस के लिखना है तो ई का ये सरकमफ्रेंस लेंगे इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी वी बाई डी टी। पाई से पाई कैंसिल, 2r डी वी बाई डी टी। यहाँ से दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि जैसे जैसे हम उससे दूर जा रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा होगा। तो अगर हम वेरिएशन का बात करें डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये शुरू में ऐसा बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर इनवर्स से प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या होगा टू, ठीक है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कैसा वेरी कर रहा होगा, यानी कि इस लूप के अगर बाहर देखेंगे, ऐसा अगर हमारा यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे बाहर में तो ऐसा ऐसा नजदीक नजदीक होगा, दूर जाएंगे सेपरेशन बढ़ता जाएगा।
ठीक है, लेकिन नजदीक में होगा, नजदीक होगा, जैसे जैसे दूर होगा वैसा वैसा इसका डेंसिटी कम होता जाएगा। डेंसर जो लाइंस हैं उसका डेंसिटी कम होता है। तो ये चीज आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसको समझने के लिए और चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल का अगर बात करें, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेटल नहीं रखे रहे हैं तो ईएमएफ कैसे आएगा वहां पे, उस चीज को हम देखते हैं। तो बिना रॉड रखे तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इस रॉड में देख रहे हैं कि कैसा वेरिएशन आएगा, कैसा ईएमएफ आएगा इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो बोल रहे हैं पोटेंशियल हमने का भुला गए बनी नहीं खाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा किसी रीजन में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस रीजन में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इस रीजन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन है, वेरी कर रहा है, ऐसा है। अब अगर हम यहाँ पे कोई एक रॉड ले रखे हैं, मालिक ऑर्डर लेंगे, ठीक है, ये रॉड, अगर रॉड है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि इस रॉड में जो ये पोटेंशियल है कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इस रीजन में ई डॉट डी एल जो होगा नॉन जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा, तो वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं, तो इस रॉड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस मेटल में हम देखेंगे कि स्टैटिक चार्जेस हैं, हर पॉइंट पे इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस वजह से इसमें वेरी कर रहा होगा। ठीक है, तो उस चार्जेस की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, रॉड है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करे होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे होंगे, तो वही हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझना चाह रहे हैं कि कितना आया होगा। ठीक है, तो रॉड है, यहाँ इसका सेंटर हम मान लेते हैं, बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन में, ये रेडियस हम आर है, रेडियस आर है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, और इस पॉइंट पे हम छोटा सा एक एलिमेंट लिए dx, तो इस एलिमेंट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक ऐसा रेडियस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस रेडियस से ये टेंजेंशियल नॉर्मल होना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल थीटा है, तो ध्यान से देखेंगे तो 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा दिखेगा। अंदर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, अगर इनसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं ये डिस्टेंस x है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनसाइड में है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dv बाई dt।
क्योंकि इनसाइड में जितना रेडियस होता है r/2 dv/dt यही आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। तो इस अगर हम इधर के डायरेक्शन में देखते हैं, यानी कि इधर की तरफ ई डैश बोल रहे हैं, तो ई डैश अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ई ऑफ कॉस ऑफ थीटा, यानी कि 1/2 अंडर रूट r² प्लस x² dv/dt और cos थीटा को ध्यान से देखो, ट्रायंगल थीटा है, ऐसा हमको ट्रायंगल दिख रहा है, ये r है, ये अंडर रूट r² प्लस x² है, ये x है और ये एंगल थीटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा को r बाई अंडर रूट r² प्लस x², ये कट जाएगा और यहाँ से हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश जो आ रहा है r/2 dv/dt। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग रॉड, ठीक है, और रॉड के अलोंग है, और ये सिर्फ और सिर्फ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यानी कि हमको दिख रहा है कि इट इज यूनिफॉर्म इन रॉड, रॉड में जो है यूनिफॉर्म है, रॉड में यूनिफॉर्म है क्योंकि सिर्फ आर, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कांस्टेंट है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई रेट कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट होगा, यानी कि यूनिफॉर्म हम कह सकते हैं। अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग हो, यानी जिस भी रेट से चेंज हो रहा होगा उस रेट के हिसाब से यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, यानी कि हर जगह पे चेंज सेम तरीके से हो रहा होगा, ठीक है, यानी कि रॉड में यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये कहा जा रहा है, ये बात का ध्यान देना है कि कांस्टेंट नहीं, यानी कि वेरी भी करेगा तो सेम तरीके से हर पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ रॉड इज सेम, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, अगर वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ तो बढ़ रहा होगा, dv/dt मान लेते हैं, उसका रेट कुछ भी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर हम रॉड में देख रहे हैं तो बढ़ रहा होगा तो हर जगह पे सेम बढ़ता जा रहा होगा। तो अब हमको क्या दिख रहा है कि एक रॉड है ऐसा, इस रॉड में इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया होगा, और जिसकी वजह से दोनों एंड्स पे ईएमएफ क्रिएट होगा। यानी कि इस एंड को अगर हम बोल रहे हैं ए एंड है, इस एंड को बी भी बोल रहे हैं, तो वीबी माइनस वी ए, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, और इधर इलेक्ट्रॉन्स उधर डिपॉजिट हो रहे हैं तो उधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कोई सा भी रॉड अगर ले रखे हैं तो उस रॉड में अगर देख रहे हैं, रॉड पूरा दे या फिर आधा दे, ऐसा चीज हम बोल सकते हैं बीबी माइनस बी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू इसका लेंथ जितना भी एल, ई कितना आया तो r/2, इसको हम लिख सकते हैं RL/2 dv/, ठीक है। तो ये आया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इस रॉड में। ये रॉड को हो सकता था हम पूरा ले रखे हैं, इस पार्ट में बोलता है कि कितना छोटा सा पार्ट है रॉड का उसमें बताओ, तो उसमें भी सेम आता, यानी कि अगर हमसे बोला जाता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, यहाँ एक रॉड रखा हुआ है ऐसा, तो यहाँ से ये अगर लाइन है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, क्योंकि इस रॉड में भी सेम, अगर ये लेंथ एल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग सेम ही रहा होगा, तो उसमें भी ईएमएफ यही आएगा। अगर इसको हम बोल रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं बी, ठीक है।
तो VB माइनस बी ऐसा आएगा RL/2 dV/dt। अब इसका यूज कहाँ होता है, मैं हम लोगों को कैलकुलेशन ज्यादा इन सब चीजों पे नहीं देता है, लेकिन यूजेस बहुत जगह है। तो यूजेस हम कहाँ कहाँ इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे जनरेट होता है और उसका प्रॉपर्टीज क्या है। यानी कि बाकी जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे उसके कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है थोड़ा सा चेंज है, कि ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर है। और कहीं भी अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ मिल जाए तो हम पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंसीडर करेंगे जब तक कि इंड्यूस्ड वर्ड ना यूज किया गया हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। इतना बात में अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो पूछो। बोलो सुमन, प्रियतोष, हेलो, कोई है? यस सर। सो गया क्या? नो सर। इतना बात समझ आया? हाँ सर। ठीक है, तो इस चीज को बाकी लोग भी अगर नहीं आया कहीं तो उसको पूछो। आ गया सर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा सर क्या था एक बार। हाँ सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक बार फिर से सर कैसे जनरेट हो रहा था? ठीक है, वही चीज एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा, जैसे रिलेट किए हैं, होता क्या है अगर सिंपल वे में समझे तो, अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्लोज लूप फॉर्म करता है। उसको समझने के लिए हमने क्या किया कि हम देखें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम एक लूप रख देते हैं तो उसमें करंट जनरेट होता है। और करंट जनरेट हो रहा है यानी कि करंट ऐसा लूप में गोल गोल घूम रहा है, बीच में हमको कहीं बैटरी या कुछ नहीं दिख रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा हो। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि हम ईएमएफ, जहां हम पहले से ये सब पढ़ लिए कि इसमें जो है करंट बह रहा बहेगा, बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो फैराडे लॉ, लेंज लॉ से डायरेक्शन निकाल लिए, मैग्नीट्यूड निकाल लिए, सब कुछ कर लिए। लेकिन कैसे का बात कर रहे हैं तो इस लूप में, ये मेटेलिक लूप है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा है। तो अगर ये लूप बाहर होता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा होता तो इसका पोटेंशियल सब सेम रहता, यानी कि बोलते कि करंट नहीं है, जीरो है। लेकिन अगर हम इसको इस लूप में रख दिए तो करंट बहना शुरू हो गया। तो करंट बहना शुरू हो गया तो हम ये जानते हैं कि करंट तभी बहेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस आया कहाँ से? तो ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आया है, यानी कि जरूर न जरूर कहीं अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, क्योंकि अगर कोई भी कंडक्टर होता है, अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट रहता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं तो उस पर फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, और ऐसा गोल गोल घूम रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी गोल गोल घूम रहा होगा एक करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो कि हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था जे, जिसको बोले थे I/A, और इसको लिखे थे सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी कि अगर हम इस लूप का एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू जो करंट डेंसिटी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इसमें करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से? यहाँ तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस, कोई बैटरी हमने यूज करा नहीं था, सोर्स कुछ भी यूज नहीं किए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से।
और इसका जो नेचर है वो बाकी जो हमने पढ़ा था जिसमें सोर्स हम यूज करते थे उससे अलग है। क्या अलग है? तो यहाँ हमने देखा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रहा है ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। और क्लोज लूप है तो अगर हम किसी चार्ज को इस लूप के अलोंग घुमाएंगे तो वर्क डन हर जगह होता रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। यानी कि फोर्स उस पर जो एक्ट कर रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन जीरो नहीं होगा क्लोज लूप में। तो हम कह सकते हैं कि E.dl जीरो नहीं होगा और ये कंजर्वेटिव नेचर नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे हमने कहा वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहा है। पहले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कभी भी पढ़े थे तो वहां पे हमने पढ़ा था या तो चार्ज मौजूद रहेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस लाते थे, पोटेंशियल डिफरेंस लाते भी थे तो हम यही कहते थे कि एक एंड पे कुछ चार्ज आया होगा दूसरे एंड पे कुछ चार्ज, तो उनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस था तब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था। चाहे कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ले ले, कुछ भी ले लेते थे, कैपेसिटर ही है, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तब इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे कहाँ पे ही चार्ज है? ना तो चार्ज है, सब न्यूट्रल ही था, पहले रॉड है तो न्यूट्रल ही था, पोटेंशियल डिफरेंस था नहीं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया? तो उस चीज के लिए ये कहा गया कि अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जनरेट हुआ होगा। यानी कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, यानी कि इस केस में हम लूप नहीं भी रखे हैं तब भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हम वहां लूप रख दें तो सोचो कि अगर लूप रखे तब उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखने लगा क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लूप को रख दिए। तब अगर हम देख रहे हैं तो सारा कहानी हमारा सही सही लग रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उस रीजन में ऐसा क्लोज लूप फॉर्म करता हुआ बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होंगे, ऐसा लूप फॉर्म करता हो। यानी कि हम एक ही केस के लिए ज्यादा पढ़ेंगे, ऐसा वाला केस, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो सोलेनोइड वाले केस में हमारा एक गोल सा रीजन में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और चूंकि करंट हम वेरी कर देंगे टाइम के साथ साथ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि सेंटर से कैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के ये भी पढ़ेंगे कि अगर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर होगा, सोर्स होगा। जो हम लोग बोलते हैं लाइट है, लाइट आता है सन से तो उसको मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता, यानी कौन उसको मूव करा होता है। तो यही पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो आगे क्या देखेंगे, तो यहाँ से इस बात को ध्यान रखना है कि अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है कहीं भी किसी रीजन में तो उसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लूप फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, और किसी बात में दिक्कत तो पूछ लो। किसी को भी नहीं है? ठीक है, तब एक क्वेश्चन देते हैं, करो। ऐसा दे रखा है, रीजन है, इस रीजन में बोला जा रहा है कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, इसका रेडियस r है, मैग्नेटिक फील्ड जो है kt है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ kt इनवर्ड है, ऐसा चेंज हो रहा है। यहाँ कोई पॉइंट
ए है, ये कोई पॉइंट बी है और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ए से बी तक एंगल 90 डिग्री दे रखा है। फाइंड वर्क डन इन मूविंग a charge from A to B। ठीक है, ए से बी ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये हमको पता करना है। फाइंड करो। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड क्लॉकवाइज, थर्ड ये वाला पाथ। ठीक है, तीनों पाथ के लिए फाइंड करना है। एंटी क्लॉकवाइज एक बार ले जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट इसके लिए, सेकंड ऐसा और थर्ड के लिए ये वाला। करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, वर्क डन क्या आएगा, क्यू इंटू ई फोर्स हो जाएगा, तो क्यू ई क्रॉस आर करना है, वर्क डन एफ क्रॉस आर होता है। बोलो क्या होगा। बहुत ही आसान है, अगर ये बात जान गए हो। फर्स्ट हम लिख रहे हैं, तो वर्क डन हमारा होता है एफ डॉट डी आर। फोर्स यहाँ है क्यू ई, तो हम लिख सकते हैं क्यू ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ध्यान से देखे तो आर बाई टू डीवी बाई डी टी होता था, यहाँ रेडियस आर के बराबर है तो लिख सकते हैं आर बाई टू डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी कितना आएगा, तो बी है के टी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डीवी बाई डी टी जो है हमारा के है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं आर के बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन हमको मिल गया आर के बाई टू। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इसी पाथ के अलोंग होगा तो थीटा कॉस थीटा 0 होगा, तो यहाँ से हम वर्क डन क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट क्यू आर के बाई टू इंटीग्रेशन डी आर। डी आर का इंटीग्रेशन अगर देखे फर्स्ट पार्ट में, तो ए टू बी जा रहे हैं, 90 डिग्री है, तो ये हमको मिलेगा क्यू बाई टू, फर्स्ट पार्ट में हमको दिख रहा है, तो ये मिलेगा 2 पाई आर बाई 4। इसका इंटीग्रेशन ध्यान से देखो, ए से बी अगर जा रहे हैं तो हमको मिल रहा है 2 पाई आर बाई 4। ठीक है, तो ये हमको मिल गया आर के क्यू आर स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, कैसे भी लिखो के क्यू आर स्क्वायर जैसे लिखना है। ठीक है, तो इतना वर्क डन मिलेगा। सेकेंड केस में डायरेक्ट लिख रहे हैं, यही चीज हो जाएगा, ए टू बी उल्टा जा रहे हैं, तो अगर हम बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है,
करंट का डायरेक्शन की तरफ इनटू द प्लेन के टी, के पॉजिटिव दे रखा है तो बढ़ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इधर है। अगर हम इधर से जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड केस में अगर हम देखेंगे वर्क डन तो क्या मिलेगा, माइनस क्यू ई, ई तो हमारा सेम ही आएगा आर के बाई टू, तो लिखेंगे आर के बाई टू इंटू डी आर ए टू बी। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे माइनस करे हैं, और ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर बाई 4 था, ये 90 डिग्री है, 2 पाई आर में से हम इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, अच्छा 4 नहीं, टोटल पाई आर बाई 2, ठीक है, तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना, 2 पाई आर माइनस पाई आर बाई 2, 4 माइनस 3 पाई आर बाई 2, तो हम लिख सकते हैं के क्यू आर बाई 2 इंटू 3 पाई आर बाई 2, ठीक है, यानी कि ये वाला लेंथ ए से बी तक 90 डिग्री है, तो एंगल बन रहा है 270, हम यूज कर सकते हैं उसको। 3 पाई बाई 2 एंगल बन रहा है, तो 3 पाई बाई 2 आर। थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा था कि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इधर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये 90 डिग्री ऐसा फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डी ड्रॉ करेंगे, डी हो जाएगा 45 डिग्री, ये रेडियस आर है तो डी लिख सकते हैं आर कॉस 45 डिग्री यानी आर बाई 2। और हमने देखा था कि आर बाई 2 डायरेक्शन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसा होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि किस पॉइंट पे ले रहे हैं, वो वहां पे उस डायरेक्शन में रहेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में हमको लग रहा होगा। एक परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर से हमको क्या लेना देना है, इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए बी डायरेक्शन में तो हमने निकाला था, तो आया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी बाई 2 डी बी बाई डी टी, यहाँ से लिख सकते हैं आर बाई 2 रूट 2 इंटू के। अब इस चीज को वर्कडन में लिख लेंगे, तो वर्कडन में हम स्ट्रेट पाथ जा रहा है, तो Q इंटू ई इंटू ए टू बी का डिस्टेंस, तो ए टू बी का डिस्टेंस हमको दिख रहा है 2r साइन थीटा, लिख लो क्यू आर के बाई 2 रूट 2 इंटू 2r बाई रूट 2, के आर स्क्वायर क्यू बाई, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हर केस में हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता चल गया, चार्ज Q को अगर हम ले जा रहे हैं तो हम Q से इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीपल कर देंगे, हमको फोर्स मिल जाएगा, और बाकी वर्क डन का हम फॉर्मूला यूज कर लिए। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इस पर हमको ऐसे सवाल दिए जा सकते हैं। ठीक है, इतना में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। सर थोड़ा स्क्रीन नीचे कीजिएगा। कहाँ पे? सर थर्ड वाला। जैसे हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन करा था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक रॉड के लंग जो निकाले थे,
तो वही हम यहाँ पे यूज कर लिए along AB। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अगर देखेंगे तो दो डायरेक्शन आ रहे थे रॉड वाले केस में। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था तो एक इधर आता एक परपेंडिकुलर आता। तो परपेंडिकुलर वाले के कारण तो ऐसे ही 0 होना था। जो भी इस रॉड के along कंपोनेंट होगा वही वर्क करके देगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट वही यूज कर लिए। तो क्वेश्चन और देते हैं इसी पे बेस्ड। ऐसा एक दे रखा है फ्लैट सरफेस का हॉरिजॉन्टल सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड B दे रखा है KT², K पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ से एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, चार्ज q है इसका, ठीक है। और इस सरफेस का फ्रिक्शन जो है म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दे रखा है म्यू दे रखा है। इसका रेडियस कैपिटल R, ये डिस्टेंस r/2 और क्या, ठीक है। टाइम के साथ साथ ये वेरी कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड टाइम व्हेन ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग। फाइंड टाइम व्हेन ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। ये सरफेस है, सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन KT² से बढ़ रहा है। तो हमको दिख रहा है कि अगर ब्लॉक m मास का है, q है, फ्रिक्शन म्यू है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ साथ बढ़ रहा होगा। यानी कि अगर चार्ज है ब्लॉक पे तो उस पे फोर्स बढ़ रहा होगा और वो धीरे धीरे चलने का टेंडेंसी उस ब्लॉक में आ रहा होगा। तो कब चलने लगेगा ये हमको फाइंड करना है। आसान सा सवाल है, फोर्स बैलेंस करना है। हो गया। इस पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लग रहा होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा होगा, तो लिखेंगे R/2/2 dV/dt, ठीक है। यानी कि R/4 dV/dt करेंगे तो 2kT मिलेगा हमको, यानी कि R/2kT इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गया। यानी कि इस ब्लॉक पे अगर हमको देख रहे हैं तो इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो कितना लग रहा होगा, तो Q इंटू E। अब ये ब्लॉक जो है ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर रखा हुआ है तो इस पे नीचे की तरफ नॉर्मल mg लग रहा होगा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, मैक्सिमम ये लग सकता है म्यू mg। अब ये जब तक मूव कब करेगा, जब Fe जो हो ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन ना हो जाए। तो क्या हो, Q RK/2T जो है ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg जब होगा, यानी कि लिमिटिंग केस में हम इक्वल करेंगे उस समय ये बढ़ना शुरू होगा। यहाँ से हमको टाइम का वैल्यू मिल जाएगा
म्यू एम जी बाई के क्यू आर। इस समय पे ये मूव करना शुरू कर देगा। तो इसमें करे क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिए, उससे मल्टीपल कर दिए, फोर्स हो गया। ये फोर्स का वैल्यू अगर उसका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया तभी ये मूव करना शुरू करेगा, अगर ज्यादा नहीं होगा तो मूव ही नहीं करेगा। तो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देते हैं, ये भी मोशन ही है। ऐसा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के टी स्क्वायर ही है, रेडियस आर ही है। यहाँ पे एक बोल रहा है कि रॉड है एल लेंथ का, ठीक है, ये लेंथ एल है, अंदर में रखा हुआ है, और यहाँ ये फिक्स्ड है एक्सिस से, और ये इस एक्सिस के अबाउट फ्री टू रोटेट है। इसका जो मास दे रखा है m दे रखा है, चार्ज इस पे q, ठीक है। रॉड इज फ्री टू रोटेट अबाउट एक्सिस सोन, ठीक है। ये जो एक्सिस सोन है उसके अबाउट ये फ्री टू रोटेट। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, एज फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है इसका एंगुलर वेलोसिटी। प्रोसेस क्या होगा तो ध्यान से देखो, तो इस पे चार्ज है, चार्ज है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड राउंड राउंड लग रहा है, तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लग रहा होगा, हर पॉइंट पे इस रॉड के एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी कि रॉड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन। उस फोर्स के कारण सेंटर के अबाउट टॉर्क लग रहा होगा, अगर टॉर्क लग रहा होगा तो अल्फा आएगा, अल्फा आएगा तो ओमेगा आ जाए, यानी कि रास्ता ही जाना है। अब चलना तुम लोग को, सॉल्व करो। हो गया, सॉल्व करते रहो। ठीक है, अगर ये छोटा सा एलिमेंट लें तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लग रहा होगा, और इस dx एलिमेंट पे dq जो होगा वो q बाई एल इंटू dx होगा। यानी कि इस छोटे से पार्ट पे अगर हम टॉर्क निकालना चाहते हैं तो d टॉर्क कितना होगा,
तो Q इंटू ई इंटू एक्स होगा, फोर्स इंटू एक्स, परपेंडिकुलर है इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, Q बाई एल डी एक्स इंटू एक्स के टी बाई 2 इंटू क्या बच गया, एक्स। जीरो से एल तक। सॉल्व करते रहो अपना, मेरे बाद में देखना है क्या आ रहा है। क्या आ जाएगा, क्यू के टी एल क्यू बाई 3, तो एल एल कट जाएगा, एल स्क्वायर बाई 6। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो एल क्यू बाई 3 आएगा, 3 टू 6 हो जाएगा, और एल क्यू बाई नीचे एक एल है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर बचेगा। ये हमको आ गया, ये टॉर्क आ गया हमारा। तो सिंस टॉर्क इक्वल टू हम लोग आई अल्फा भी लिखते हैं, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं टॉ बाई आई। आई तो होता है एम एल स्क्वायर बाई 3, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू के टी एल स्क्वायर बाई 6 इंटू एम एल स्क्वायर बाई 3, क्योंकि आई एक्सिस के अबाउट इतना ही आता है, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2। तो ये हमको मिल गया क्यू के बाई एम इंटू टी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा अल्फा। अगर अल्फा हमको पता है तो हम ओमेगा आराम से पता कर सकते हैं। कैसे, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो हम जानते हैं डी ओमेगा बाई डी टी जो होता है वो अल्फा होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इनिशियली रेस्ट पे था तो डी ओमेगा इंटीग्रेट कर देंगे तो अल्फा इंटू डी टी, तो हम ध्यान से देखो तो मिल रहा है के क्यू बाई 2m इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर दिए, इसको 0 से ओमेगा तक कर लो। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, एक नया कंसेप्ट सीखे, उस चीज से हम लोग पुराना पुराना ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कि अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं है, टॉर्क कैसे फाइंड करती है याद नहीं, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ये चीज जानते हुए। तो ऐसा सवाल यही होता है कि 2-3 टॉपिक को एक साथ जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ सीखे हम लोग एक चीज, उसको दूसरे से जोड़ के हम लोग फाइंड कर, तो काम हमको वही करना है। बाकी है जिसमें हम रोटेट हो रहा है तो हम एंगुलर वर्क डन भी पूछ सकते थे। ठीक है, कितने देर में बताओ कि कितना वर्क करा होगा इस फोर्स ने इस पे, तो सब चीजें हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते थे। बाकी कैसे अप्रोच करना है ये चीज हम लोगों ने सीखी। ठीक है, हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कैसे वो जनरेट होता है। ठीक है, उसी चीज में हमारा इंडक्टर आएगा। एक बार किसी ने इंडक्टर के बारे में पूछा था क्या होता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंडक्टर के बारे में जानेंगे कि इंडक्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इस चीज को एक बार और से रिवीजन कर लेना। इससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में दे रखा है एडी करंट। ठीक है, तो उसको एक बार रीड करना है, रीड एडी करंट क्या होता है। ठीक है, एडी करंट के बारे में पढ़ना है एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्लास में इसको, छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेंगे, इसको डिस्कस करके फिर सेल्फ इंडक्टेंस शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, एंड कर रहे हैं।